दोस्तों, आईपीआर सीरीज के द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मेनली हम लोग द रजिस्टर एंड कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, जो सेक्शन 3 से सेक्शन 17 तक है। सेक्शन 3 बहुत सिंपल सा चीज है जो कि ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं जीआई एंड डिजाइन में कि अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार का कैसे होता है। सेक्शन 4 कहता है पावर ऑफ रजिस्ट्रार विदड्रॉ एंड ट्रांसफर द केसेस, इसकी बात भी जीआई एंड डिजाइन वाले वीडियो में हो चुकी है। देन सेक्शन 5 कहता है रजिस्ट्री एंड ऑफिसेस देयर ऑफ, जिसके बारे में बात पहले हो चुकी है। सेक्शन 6 कहता है रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क, जिस प्रकार से आपको मालूम है जीआई एंड डिजाइन में रजिस्टर मेंटेन किया जाता है वैसे इसमें मेंटेन किया जाता है। देन सेक्शन 7 कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैसे आपको क्लासिफिकेशन किया जाएगा इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा किया जा चुका है। सेक्शन 8 कहता है पब्लिकेशन ऑफ अल्फाबेटिकल इंडेक्स, की जो भी क्लासिफिकेशन होगा उसका अल्फाबेटिकल इंडेक्स में किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में भी बात ऑलरेडी जीआई एंड डिजाइन के वीडियो में हो चुका है। अब मेनली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल, किस ग्राउंड पर रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज किया जा सकता है। तो देयर आर ओनली 2 ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज किया जा सकता है। फर्स्ट ग्राउंड है एब्सोल्यूट ग्राउंड एंड सेकंड है रिलेटिव ग्राउंड। दोनों में डिफरेंस आपका ये है कि जो एब्सोल्यूट ग्राउंड होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, जबकि जो रिलेटिव ग्राउंड होता है वो प्राइवेट इंटरेस्ट की बात उसमें की जाती है। एब्सोल्यूट ग्राउंड के बारे में सेक्शन 9 में दिया हुआ है, जबकि रिलेटिव ग्राउंड के बारे में सेक्शन 11 में दिया हुआ है। तो अब मोटा मोटी हम लोग सेक्शन 9 में चलते हैं और एब्सोल्यूट ग्राउंड की बात करते हैं कि किस किस ग्राउंड पर रिफ्यूजल होता है। सेक्शन 9 में 3 सबसेक्शन है और फर्स्ट सबसेक्शन में 3 क्लॉजेज है और वो अपने आप में इंडिपेंडेंट कैरेक्टर का है। तो इसी कारण आपको पहले लिखा गया है ईच क्लॉज ऑफ सेक्शन 9(1) आर इंडिपेंडेंट। फर्स्ट आपको कहता है क्लॉज ए डिवाइड ऑफ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। अगर मान लीजिए कोई भी गुड एंड सर्विस है उसके लिए रजिस्टर करना है किसी ट्रेडमार्क को, तो जरूरी ये है कि जो भी ट्रेडमार्क रजिस्टर किया जाए वो उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस से डिफरेंट हो। लाइक अगर एप्पल गुड्स है उसके लिए अगर रजिस्टर करना है हमें ट्रेडमार्क, और अगर आप एप्पल ही रजिस्टर करवाना चाहते हैं एज ए ट्रेडमार्क, वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज एप्पल गुड्स भी है और एप्पल ट्रेडमार्क नहीं हो सकता है। सो इट शुड बी अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर फ्रॉम इट्स गुड एंड सर्विसेज। लाइक आप लैपटॉप के लिए एप्पल रजिस्टर करवा सकते हैं, जैसे एप्पल का लैपटॉप है, तो यहाँ पर जो एप्पल का लैपटॉप है तो ये एप्पल उस लैपटॉप से बिल्कुल डिफरेंट है और डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर का है। अब डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक इनहेरेंट होता है, दूसरा अक्वायर्ड होता है। इनहेरेंट जैसे कि हम लोगों ने देखा एप्पल लैपटॉप वाले कंडीशन में, यहाँ इनहेरेंट है, जबकि अक्वायर्ड होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम या अक्वायर किया जाता है। इसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। अब कोई भी ऑर्डिनरी वर्ड्स जो है टाइम के साथ यूज होते हुए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर अपने आप में पॉजेस कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर टेस्टिंग डिस्टिंक्टिवनेस। फर्स्ट आपको होता है कि कितने पीरियड तक के लिए और किस एक्सटेंट तक के लिए वो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क यूज किया गया है। सेकेंड, उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क से रिलेटेड गुडविल्स एंड एसोसिएशन जो कंज्यूमर के माइंड में है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट ऑन एडवर्टीजमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेडमार्क। फिफ्थ, रिकॉग्निशन इन ट्रेड सर्कल, और उस पर्टिकुलर ट्रेड चैनल में कितने लोग काम कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। एंड सिक्स, दैट इज रेलिवेंट क्लासेस ऑफ कंज्यूमर। रेलिवेंट क्लासेस ऑफ कंज्यूमर 3 तरह का हो सकता है, एक तो रीजनेबल कंज्यूमर हो सकता है, सेकेंड ऑब्जर्वेंट हो सकता है और तीसरा सर्कमस्पेंट हो सकता है। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए और इन 5 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए किसी भी ट्रेडमार्क के डिस्टिंक्टिवनेस को मेजर किया जाता है। नाउ इसमें आता है कि व्हाट इज द स्केल ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। तो कोई भी ट्रेडमार्क जो होता है वो 5 तरीके का हो सकता है। फर्स्ट, फेंसीफुल मार्क, या इसे ही हम लोग इन्वेंटेड मार्क कहते हैं। फेंसीफुल मार्क या इन्वेंटेड मार्क जो होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर को शो करता है। सेकेंड इज आर्बिट्ररी मार्क। इस आर्बिट्ररी मार्क का मतलब ये हुआ कि इसका एक कॉमन मीनिंग होता है लेकिन बट इसका रिलेशन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस से नहीं होता है जिसके लिए रजिस्टर किया जा रहा है। थर्ड है सजेस्टिव मार्क। सजेस्टिव मार्क थोड़ा डिफरेंट होता है अपने गुड्स एंड सर्विस से डिफरेंशिएट करने में। फोर्थ है डिस्क्रिप्टिव मार्क, जो कि रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है और इसका रीजन है क्लॉज बी। एंड फिफ्थ है जेनरिक मार्क। जेनरिक मार्क का मतलब है कि जो अपना ओरिजिनल कैरेक्टर खो चुका है और कॉमन हो चुका है, तो ये क्लॉज सी के तहत रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं स्केल ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस में सबसे टॉप पे होता है फेंसीफुल मार्क या इन्वेंटेड मार्क, उसके बाद आर्बिट्ररी मार्क होता है, देन सजेस्टिव मार्क होता है, डिस्क्रिप्टिव एंड जेनरिक मार्क का वैल्यू नहीं के बराबर होता है। अब ऐसा देखा जाता है कि कोई भी मार्क जो कि क्लॉज बी या क्लॉज सी में वॉलेट अगर होता है और उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता है तो कहीं न कहीं वो क्लॉज ए को भी हिट करता है।
क्लॉज बी कहता है कि डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स को रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है, बिकॉज जो भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता है उसका दो सेंस हो सकता है रजिस्टर नहीं करवाने का। फर्स्ट, एक तो पहली बात वो ओपन टू पब्लिक है, कोई भी पब्लिक में हो सकता है वो यूज कर रहा हो। सेकेंड, हो सकता है इन फ्यूचर कोई पब्लिक में उसे यूज करे, तो ये पब्लिक के लिए है, इस वजह से डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क। अब इसमें क्या होता है, 4 टाइप का डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होता है जिसे रजिस्टर नहीं करवाया सकता है। फर्स्ट होता है काइंड, जिस काइंड में दो चीजें आ सकती है, फर्स्ट नेम किसी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस का, एंड सेकेंड साइज एंड टाइप, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज। सेकेंड होता है क्वालिटी, क्वालिटी को हम लोग लाउडेटरी मार्क भी बोलते हैं, और ये हो सकता है जैसे क्वालिटी, गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, इस तरह का नाम रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है एज ए ट्रेडमार्क के रूप में। थर्ड होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी रेफर्स टू न्यूमरल्स, जैसे 5 kg 2 kg, इस तरीके का ट्रेडमार्क आप नहीं रख सकते हैं। फोर्थ होता है इंटेंडेड पर्पस, इंटेंडेड पर्पस मतलब जिस पर्पस के लिए वो यूज किया जा रहा है। लाइक आप अगर अपने जिम का नाम रखते हैं स्लिम एंड फिट जिम, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रेडमार्क आपको स्लिम एंड फिट का नहीं मिल सकता है और ना ही केटल क्लीन का मिल सकता है। फिफ्थ आता है वैल्यू, वैल्यू दो तरीके से आप शो कर सकते हैं किसी चीज का, एक तो वर्ड्स के रूप में, दूसरा सिंबल के रूप में आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे सिंबल में उसके वर्थ, मेरिट एंड इंपॉर्टेंस को अगर आप दिखा रहे हैं उस पर्टिकुलर गुड्स के, तो वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होगा। फिफ्थ होता है ज्योग्राफिकल ओरिजिन, जिसमें कि आपको मालूम है कि नाम आता है, वैसा नाम जो कि किसी ज्योग्राफिकल ओरिजिन को दिखाता है, वो अंडर सेक्शन 25 ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। तो इसी कारण यहाँ पर भी ट्रेडमार्क वैसा रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। नाउ सेवंथ आता है टाइम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द गुड, जिस टाइम पे किसी भी गुड का प्रोडक्शन हुआ हो उस टाइम के नाम पर ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। एंड एट्थ होता है रेंडरिंग ऑफ सर्विस, लाइक गुड सर्विस, बेस्ट सर्विस, तो इस तरह की चीजें रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। तो क्लॉज बी आपको कहता है जो भी डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर का है उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस से रिलेटेड उन सारे चीजों को रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। नाउ क्लॉज सी कहता है पब्लिक जुरिस और जेनरिक वर्ड, वैसा वर्ड जो अपना ओरिजिनल मीनिंग खो चुका है और कॉमन मीनिंग ले चुका है, वैसा वर्ड्स ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। तो यहाँ जेनरिक वर्ड्स का मतलब हुआ दैट लॉस्ट ओरिजिनल मीनिंग, बिकेम कॉमन इन यूज, बिकेम कस्टमरी, एस्टेब्लिश्ड मीनिंग इसका आपको ऑलरेडी हो चुका है और ये एक्चुअली में डिस्टिंक्टिवनेस को खो चुका है। लाइक जीरोक्स फोटोकॉपी का सिनोनिम्स हो चुका है, तो जीरोक्स को आप रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं ट्रेडमार्क के रूप में। ऑटो सिनोनिम्स हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 में एक प्रोवाइजो दिया हुआ है जो ये कहता है कि इन ग्राउंड्स पर रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। द ग्राउंड्स इज डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर, डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर और जेनरिक और कस्टमरी यूज के बेसिस पे रिफ्यूज नहीं करवाया जा सकता है यदि वो ट्रेडमार्क विद पैसेज ऑफ टाइम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर को अक्वायर कर ले। और अक्वायर दो तरीके से कर सकता है, फर्स्ट बाय यूज एंड सेकेंड अगर वो वेल नोन ट्रेडमार्क बन जाता है तो उस कंडीशन में इस रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 कहता है कि वैसा ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है जो पब्लिक को डिसीव करे या कंफ्यूजन वहां क्रिएट करे। डिसीव का मतलब होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, मिसलीड बाय टेलिंग लाइज, जबकि कंफ्यूजन का मतलब होता है विदाउट टेलिंग लाइज, आप किसी को कंफ्यूज कर दे रहे हैं, मिसलीड कर दे रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन कहलाता है। वैसा ट्रेडमार्क जो रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी को हर्ट करता हो वो भी रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। या वैसा ट्रेडमार्क जिसमें स्कैंडलस या ऑब्सिन मैटर हो वो नहीं हो सकता है और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जीआई एंड डिजाइन में देख चुके हैं। देन वैसा ट्रेडमार्क्स जिसमें एम्बेलम या नेम दिया हुआ हो और ये चीजें प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज के तहत आती है जिसकी वजह से ऐसा ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। नाउ ग्राउंड थर्ड, ये रिलेटेड होता है शेप से। 3 तरह का शेप रजिस्टर नहीं करवाया सकता है। फर्स्ट, नेचुरल शेप कभी भी रजिस्टर नहीं करवा सकता है। रीजन ये है कि नेचुरल शेप पब्लिक के लिए ओपन है और पब्लिक इसका यूज कर सके, इसी वजह से नेचुरल शेप कभी भी ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। सेकेंड, फंक्शनल शेप। फंक्शनल शेप जो होता है आपको मालूम है किसी पर्टिकुलर एंड नेसेसरी टेक्निकल रिजल्ट को पाने के लिए फंक्शनल शेप की जरूरत होती है। ये एक एसेंशियल फीचर होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो उस फीचर्स को रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। एंड थर्ड होता है ऑर्नामेंटल शेप जो किसी भी प्रोडक्ट को एक सब्सटेंशियल वैल्यू देता है। एंड सिंस ऑर्नामेंटल शेप ऑलरेडी डिजाइन एक्ट में कवर किया जा चुका है, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से एब्सोल्यूट ग्राउंड पर इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और इस ग्राउंड पर इसे रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। क्योंकि अगर इस ग्राउंड पर रजिस्टर एक बार करवा लिया गया तो इस पर मोनोपोली हमेशा के लिए हो जाएगा, जबकि अगर ये डिजाइन एक्ट में रजिस्टर होता है तो वहां पर 10 इयर्स प्लस 5 इयर्स के लिए मोनोपोली मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं सेक्शन 9 समाप्त होता है
दोस्तों हम लोग देखते हैं बेरेक्ट में सेक्शन 9 के बारे में क्या कहा जाता है। जैसे जो एब्सोल्यूट ग्राउंड है, पहला ही आपको लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 9 में सबसे पहला ये होता है कि डिस्ट्रिक्टिव करेक्टर का होना चाहिए, अगर नहीं है तो एब्सोल्यूट ग्राउंड बन जाता है। सेकेंड होता है कि ये कभी भी डिस्क्रिप्टिव करेक्टर का नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी, इंटेंडेड पर्पस, इस बेसिस पर रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। थर्ड दिया हुआ है कि अगर ये कस्टमरी यूज में आता है, इसका मतलब जेनरिक सेंस ले चुका है, तो उस कंडीशन में रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन प्रोवाइजो ये कहता है कि यदि कोई भी ट्रेडमार्क इस डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर को अक्वायर कर लेता है बाय बीइंग यूज्ड और वेल नोन ट्रेडमार्क, तो उस कंडीशन में इसे रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि इन सारे मार्क्स को रजिस्टर नहीं करवा सकता है जो कि डिसीव करे पब्लिक को या कॉज करे कन्फ्यूजन। रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी वाली बात ये रही। देन उसका स्कैंडलस या ऑब्सिन मैटर, इसमें एम्बलम या नेम अगर कंटेन करता है तो उस कंडीशन में रजिस्टर नहीं करवाया सकता है। सब सेक्शन 3 कहता है शेप के बारे में। ये शेप सबसे पहला आपका है नेचुरल शेप, टेक्निकल रिजल्ट वाला फंक्शनल शेप हो गया, एंड थर्ड सब्सटेंशियल वैल्यू वाला ऑर्नामेंटल शेप हो गया। तो इन तीनों को रजिस्टर नहीं करवाया सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 11 क्या कहता है, रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक बार हम लोग यहाँ पढ़ते हैं और इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को निकालते हैं। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप पहले ये पढ़ेंगे, देन उसके साथ जो है क्लॉज ए पढ़ेंगे और इस क्लॉज के साथ इसको मिला के पढ़ेंगे तो कंप्लीट सेंस आएगा। तो ये आपको कहता है सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 12 अ ट्रेडमार्क शैल नॉट बी रजिस्टर्ड इफ बिकॉज ऑफ इट्स आइडेंटिटी विद द अर्लियर ट्रेडमार्क एंड सिमिलरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कवर्ड बाय द ट्रेडमार्क or there exists a likelihood of confusion on the part of public which includes the likelihood of association with the earlier trademark। तो अब अगर इसमें हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो क्या पाते हैं कि पहले ये बात करता है आइडेंटिटी विद द अर्लियर ट्रेडमार्क, मतलब आइडेंटिकल ट्रेडमार्क के बारे में बात कर रहा है। सिमिलरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सिमिलर गुड्स और सर्विस के बारे में बात कर रहा है, जिसकी वजह से लाइकलीहुड ऑफ कंफ्यूजन ये हो सकता है ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक which includes likelihood of association with the earlier trademark, और ये confusion earlier trademark के रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो उस कंडीशन में रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। नाउ इसका क्लॉज बी कहता है save as provided in section 12 a trademark shall not be registered if because of its similarity to earlier trademark। इसका मतलब यहाँ पर earlier trademark के साथ similarity की बात की जा रही है, जबकि पहले identical के बारे में बात की जा रही है। and identity और similarity of goods और services, जबकि पहले आपको similar goods service की बात की गई थी और यहाँ identical और similar goods service की बात की जा रही है। covered by the trademark there exists a likelihood of confusion on the part of public which includes the likelihood of association with the earlier trademark। ये समझ में आ गया। अब इसे हम लोग इसके कंपोनेंट्स में तोड़ करके देखते हैं कि इसके कहने का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। थोड़ा डिफरेंट होगा इससे, और आप कोशिश कीजिएगा उसे समझने का, बिकॉज सेक्शन 11 ही ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है। तो आते हैं एक बार इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या है क्लॉज ए में एंड क्लॉज बी में। तो क्लॉज ए को पढ़ने के बाद जो हम लोगों के पास एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मिलता है, फर्स्ट आइडेंटिटी विद द अर्लियर ट्रेडमार्क, क्योंकि यहाँ पे बात किया गया था आइडेंटिकल ट्रेडमार्क का। सिमिलरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लाइकलीहुड टू कॉज कंफ्यूजन एंड देन नॉट टू बी रजिस्टर्ड। और यहाँ पर जो बात की गई थी वो अर्लियर ट्रेडमार्क के रिस्पेक्ट में बात की गई थी। इसका मतलब दो ट्रेडमार्क के बारे में बात की जा रही है, एक तो अर्लियर ट्रेडमार्क है, दूसरा लेटर ट्रेडमार्क है। और ये लेटर ट्रेडमार्क वही ट्रेडमार्क है विच इज इन एक्चुअली क्वेश्चन, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या इसे रजिस्टर करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता है। अब सपोज हम लोग क्या करते हैं कि आइडेंटिटी विद अर्ली ट्रेडमार्क्स को डिनोट करते हैं IM से। सिमिलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, ये आपका हो गया सिमिलर गुड्स एंड सर्विस, यूं लिख देते हैं। लाइकलीहुड टू कॉज कंफ्यूजन को LC लिखते हैं। नॉट टू बी रजिस्टर्ड NR लिखते हैं। तो इसमें एक इक्वेशन बनता है। इक्वेशन ये बनता है कि यदि आइडेंटिकल मार्क है, सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज है, दैट इज लाइकली टू कॉज कंफ्यूजन, कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जो सेकेंड क्लॉज कहता है क्लॉज बी, उसमें एसेंशियल निकला था सिमिलर विद अर्लियर ट्रेडमार्क, उसके बाद था आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज लाइकलीहुड टू कॉज कंफ्यूजन, और उसे रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। और वहां पर भी दो ट्रेडमार्क के बारे में बात की गई थी, अर्लियर ट्रेडमार्क एंड लेटर ट्रेडमार्क। यह लेटर ट्रेडमार्क का मतलब वही है दैट इज इन क्वेश्चन। अब अगर सिमिलर ट्रेडमार्क को या सिमिलर मार्क को अगर हम लोग लिखते हैं SM, S फॉर सिमिलर, I फॉर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल एंड सिमिलर गुड्स को हम लिखते हैं IGS और SGS, मतलब आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज, सिमिलर गुड्स और सर्विसेज। लाइकलीहुड टू कॉज कंफ्यूजन को अगर LC लिखते हैं, नॉट टू बी रजिस्टर को अगर NR लिखते हैं, तो यहाँ जो इक्वेशन बनता है वो ये बनता है
कि सिमिलर मार्क, आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स और सर्विस, लाइक्लीहुड टू कॉज कंफ्यूजन, कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। क्लियर है ये? अगर ये क्लियर नहीं है तो आप इसे प्लीज दोबारा सुन लें। क्लॉज ए एंड क्लॉज बी में जो बात कही गई है उसका मतलब क्या है, उसको जानने से पहले हम लोग सिमिलर एंड आइडेंटिकल के मीनिंग की तरफ चलते हैं। सिमिलर एंड आइडेंटिकल होता क्या है? आइडेंटिकल का मतलब होता है 100% बिल्कुल इक्वल, जबकि सिमिलर हो सकता है 10% सिमिलरिटी भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 70% भी हो सकती है, 90% भी कुछ सिमिलर हो सकता है, और जैसे ही वो 100% सिमिलर होगा वो आइडेंटिकल कहलाएगा, राइट? तो अगर मान लीजिए सपोज दिस इज सिमिलर, तो आइडेंटिकल इसके अंदर हो जाएगा दिस इज आइडेंटिकल। कहने का मतलब ये है कि हर आइडेंटिकल चीज सिमिलर होगा लेकिन हर सिमिलर चीज आइडेंटिकल नहीं होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस डायग्राम को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि हर आइडेंटिकल चीज सिमिलर होगा लेकिन हर सिमिलर चीज आइडेंटिकल नहीं होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। लाइक जहां पर भी आइडेंटिकल लिखा हुआ है वहां हम सिमिलर वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो क्लॉज 1 में था दैट इज आइडेंटिकल एंड सिमिलर, इस कंफ्यूजन को हटाते हुए हम लोग करते हैं सिमिलर मार्क है प्लस सिमिलर गुड्स और सर्विस है, लाइक्लीहुड टू कॉज कंफ्यूजन, कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। जो क्लॉज बी कहता है वो भी कहता है सिमिलर मार्क है प्लस आइडेंटिकल और सिमिलर को हम लोग करते हैं सिमिलर गुड्स और सर्विस अगर है दैट इज लाइक्लीहुड टू कॉज कंफ्यूजन, कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 का सिंपल मीनिंग अगर कहा जाए तो ये हुआ कि अगर कोई मार्क सिमिलर है और उसके साथ एसोसिएटेड गुड्स या सर्विस सिमिलर है तो उसके वजह से पब्लिक के बीच में कंफ्यूजन होगा, और अगर कंफ्यूजन होगा तो उस कंडीशन में वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया जा सकता है। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। तो इसी चीज को, इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर के एक इक्वेशन बनाया गया दैट इज सिमिलर मार्क, सिमिलर गुड्स और सर्विसेज दैट इज गोइंग टू लाइक्लीहुड टू कॉज कंफ्यूजन, कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। तो ये कंक्लूजन निकलता है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 का। अब हम लोग बात करते हैं सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11, जिसमें कहता ये है अ ट्रेडमार्क विच इज आइडेंटिकल और सिमिलर टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क। तो आइडेंटिकल और सिमिलर इस वर्ड के कंफ्यूजन से अब आप बाहर निकल करके सिंपल वर्ड का इस्तेमाल कीजिए सिमिलर। अ ट्रेडमार्क विच इज सिमिलर to an earlier trademark and is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trademark is registered in the name of different proprietor shall not be registered or the extent the earlier trademark is well known trademark। ये फर्स्ट प्लेस है जहां वेल नोन ट्रेडमार्क के बारे में बात किया जा रहा है सेक्शन 11 में, अदरवाइज सेक्शन 9 में ऑलरेडी बात किया जा चुका है अंडर प्रोवाइजो ऑफ subsection 1 of section 9 trademark in India and the use of the later trademark without due cause। due cause दो तरीके का हो सकता है, चर्चा करेंगे हम लोग इसके बारे में। would take unfair advantage or to be detrimental to the distinctive character or reputation of earlier trademark। अब इस पूरे के पूरे चीजों को हम लोग इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में तोड़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है ये। इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है पहला कि जो मार्क होना चाहिए वो आइडेंटिकल या सिमिलर होना चाहिए, जिसे हम लोग सीधे लिखते हैं सिमिलर मार्क लिख देते हैं। डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ए है ये अपने गुड 1 एंड 2 के लिए रजिस्टर करवा रखा है, अगर यहाँ कोई पर्सन बी है ये डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए रजिस्टर करवाना चाहता है दैट इज फॉर सपोज 3 एंड 4, जो कि एग्जांपल हम लोग पहले ले चुके हैं। तो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। अर्लियर ट्रेडमार्क इज अ वेल नोन ट्रेडमार्क। ये जो ट्रेडमार्क है ये वेल नोन ट्रेडमार्क है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं WLTM से। विदाउट ड्यू कॉज, ड्यू कॉज जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, अगर एप्लीकेशन अंडर रजिस्ट्रेशन पड़ा हुआ है, या सेकेंड एप्लीकेंट ने राइट ले रखा है यूज करने के लिए तो वो ड्यू कॉज में आएगा। तो यहाँ कह रहा है कि विदाउट ड्यू कॉज, इसे हम लोग लिखते हैं WDC, टेक अनफेयर एडवांटेज डिट्रीमेंटल टू डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर एंड रेपुटेशन ऑफ द अर्लियर ट्रेडमार्क। ये बात कहता है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11। अब अगर इसे हम लोग इक्वेशन में डालते हैं तो दिखता है सिमिलर मार्क्स, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्लस जो अर्लियर ट्रेडमार्क है दैट इज अ वेल नोन ट्रेडमार्क, और जो इसका यूज किया जा रहा है दैट इज विदाउट एनी ड्यू कॉज दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड अनफेयर एडवांटेज टू बी एंड इट इज डिट्रीमेंटल टू डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ द ट्रेडमार्क ऑफ ए और इट्स रेपुटेशन। तो अनफेयर एडवांटेज मिलता है बी को
लेकिन डिट्रीमेंटल होता है ए के लिए या रेपुटेशन जाता है ए के लिए। इस इक्वेशन में कहीं कोई दिक्कत या कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा इसे देख करके सुनिए कि सिमिलर मार्क है, डिफरेंट गुड एंड सर्विसेज है, और जो पहले वाला जो अर्लियर ट्रेडमार्क है वो वेल नोन ट्रेडमार्क है। जो सेकेंड ट्रेडमार्क विच इज इन क्वेश्चन वो विदाउट ड्यू कॉज इस ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है, जिससे उसे अनफेयर एडवांटेज तो मिलता है, लेकिन इसका रिपरकशन ये होता है कि जो वेल नोन ट्रेडमार्क है वो उसके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर के लिए डिट्रीमेंटल है, उसके रेपुटेशन के लिए डिट्रीमेंटल है। तो इस कंडीशन में रजिस्ट्रार बी के ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करेगा। आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो आप इसे प्लीज दोबारा सुने, क्लियर हो जाएगा। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 11 बहुत इजी है। ये कहता है कि इस कंडीशन में रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है इफ बाय वर्च्यू लॉ रिगार्डिंग पासिंग ऑफ ऑलरेडी अगर इंडिया में है जो प्रोटेक्शन देता है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को, या फिर वो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क डिजाइन के रूप में अंडर कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रोटेक्ट होता है या कॉपीराइट में प्रोटेक्ट होता है, उस कंडीशन में ट्रेडमार्क इन क्वेश्चन को रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 4 कहता है कि यदि ऑलरेडी सपोज दो ट्रेडमार्क है, एक ए का है दूसरा बी का है। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि यदि ए ने ऑलरेडी बी को कंसेंट दे दिया है तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रेशन बी को दिया जा सकता है, भले ही ए का ट्रेडमार्क अर्लियर ट्रेडमार्क हो, वेल नोन ट्रेडमार्क हो या कुछ भी हो। सेक्शन 12 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट ये कहता है कि यदि बी ऑनेस्ट एंड कंकरेंट यूज में ऑलरेडी इस ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है तो इन सच स्पेशल सर्कमस्टांसेस यदि उस ट्रेडमार्क को यूज करने वाले मोर देन वन प्रोप्राइटर अगर हैं, उन सारे के सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है यदि ए को कोई आपत्ति नहीं है और ये ऑनेस्ट एंड कंकरेंट यूज में चल रहा है। इसका मतलब एक ट्रेडमार्क के एक से ज्यादा प्रोप्राइटर हो सकते हैं, ये बात कहता है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 11। देन एज पर सेक्शन 33 ये कहता है कि सपोज अगर मान लीजिए ए का वेल नोन ट्रेडमार्क है या अर्लियर ट्रेडमार्क इनका है और बी इसके ट्रेडमार्क को ऑलरेडी यूज कर रहा है, ए इस बात को जान रहा है कि बी उसके ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है एंड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, और उसके बावजूद अगर ये कुछ नहीं करता है तो ये मान लिया जाता है कि ए को इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो रूल ऑफ स्टॉपल यहाँ पे लगता है, और अब इस कंडीशन में अगर बी चाहे तो इन गुड फेथ अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकता है, ए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता है। ये बात लिखा हुआ है सेक्शन 33 में। तो सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 11 इसी बात को कहता है कि कंसेंट चाहे सेक्शन 12 के तहत या सेक्शन 33 के तहत किसी भी तरीके से अगर बी को मिल चुका है और ये अगर ऑनेस्ट कंकरेंट एंड गुड फेथ में अगर यूज कर रहा है, उस कंडीशन में अगर बी चाहे तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकता है, और इस कंडीशन में रजिस्ट्रार चाहे तो उसके ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकता है। सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 11 बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें सिंपली ये कहा जाता है कि सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के तहत बी को रजिस्ट्रेशन देने से तब तक मना नहीं किया जा सकता है यदि ए ने अंडर सेक्शन 21 अपोजिशन रेज नहीं किया होगा। और अपोजिशन प्रोसीडिंग के बारे में ऑलरेडी जीआई एंड डिजाइन के वीडियो में आप जान चुके हैं कि अपोजिशन प्रोसीडिंग किस तरीके से होता है और अपोजिशन क्यों जरूरी होता है। तो अब सपोज अगर बी जाता है रजिस्टर करवाने के लिए अपना ट्रेडमार्क और ए ने किसी भी तरह का अगर अपोजिशन रेज नहीं किया है तो उस कंडीशन में बी के ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया जाएगा। ये बात कहता है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 11। सेक्शन 6 से चालू होता है डिफाइन करना वेल नोन ट्रेडमार्क को। सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 11 ये कहता है कि यदि रजिस्ट्रार को नीचे दिए गए कोई भी फैक्ट में से अगर एक भी फैक्ट मिलता है तो उस कंडीशन में ट्रेडमार्क इन क्वेश्चन को वो वेल नोन ट्रेडमार्क डिक्लेयर कर सकता है। फर्स्ट आपको ये कहता है कि यदि उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को नॉलेज और रिकॉग्निशन मिला हुआ हो रेलिवेंट सेक्शन से। रेलिवेंट सेक्शन का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग वेल नोन ट्रेडमार्क के डेफिनेशन में कवर कर चुके हैं। या इसका नॉलेज इंडिया में है बाय एनी मींस और भले ही वो इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड हो चुका है तो उस कंडीशन में इसे वेल नोन ट्रेडमार्क माना जाएगा।
दूसरा, यदि इस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क का यूज काफी लंबे टाइम से हो रहा है, लंबे एक्सटेंट से हो रहा है और लंबे ज्योग्राफिकल एरिया में और बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में हो रहा है, उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क दैट इज इन क्वेश्चन को वेल नोन ट्रेडमार्क माना जाएगा। अब इसके अलावा कहता है कि अगर सपोज किसी ट्रेडमार्क का प्रमोशन एक लंबे ड्यूरेशन से हो रहा है, एक्सटेंट भी इसका अच्छा है, बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में हो रहा है, साथ में ये जो प्रमोशन किया जा रहा है थ्रू एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी या प्रेजेंटेशन इन फेयर और एग्जीबिशन, तो उस कंडीशन में ट्रेडमार्क इन क्वेश्चन को वेल नोन ट्रेडमार्क माना जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इसका कहता है कि यदि किसी ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया गया है तो उसके ड्यूरेशन को, कितने ज्योग्राफिकल एरिया को वो कवर करता है, इसके एक्सटेंट को हम लोग उसके यूज और रिकॉग्निशन के बेसिस पर एनालाइज करके वेल नोन ट्रेडमार्क की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और लास्ट इसका पॉइंट कहता है यदि रजिस्ट्रार या कोर्ट को ये लगता है कि पर्टिकुलर ट्रेडमार्क इन क्वेश्चन वेल नोन ट्रेडमार्क है तो वो ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क की तरह कंसीडर किया जाएगा। सबसेक्शन 7 बहुत इजी है एंड एक्चुअली इट इज एक्सटेंशन ऑफ सबसेक्शन 6, जिसमें यह कहता है कि जब रजिस्ट्रार डिटरमाइन करना चाह रहा है कि ट्रेडमार्क इन क्वेश्चन वेल नोन ट्रेडमार्क है या नहीं है, तो उसमें उसे सबसे पहले कंसीडर करेगा नंबर ऑफ कंज्यूमर का, कि उसका एक्चुअल और पोटेंशियल कंज्यूमर कितना है। सेकेंड, आपको ये कंसीडर करेगा कि उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क के चैनल के डिस्ट्रीब्यूशन में कितने लोग लगे हुए हैं। एंड थर्ड, जिस गुड्स एंड सर्विस के लिए वो आपको रजिस्टर किया जा रहा है उस बिजनेस सर्कल में उसकी पहचान कितनी है, रिकॉग्निशन कितना है, इस चीज को देखा जाएगा और कंसीडर किया जाएगा वेल नोन ट्रेडमार्क डिसाइड करने से। सबसेक्शन 8 कहता है ट्रेडमार्क इन क्वेश्चन वेल नोन ट्रेडमार्क होगा यदि एटलीस्ट वन रिलेवेंट सेक्शन ऑफ पब्लिक इस चीज को कंसीडर करती है, या कोर्ट कंसीडर करता है, या रजिस्ट्रार अपनी तरफ से कंसीडर करते हैं, तो ट्रेडमार्क इन क्वेश्चन वेल नोन ट्रेडमार्क कहलाएगा। देन सबसेक्शन 9 कहता है नॉट रिक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रार टू डिटरमाइन इफ अ ट्रेडमार्क इज अ वेल नोन ट्रेडमार्क, यदि ये ऑलरेडी इंडिया में यूज किया जा रहा है, इंडिया में रजिस्टर्ड है या इसके लिए एप्लीकेशन फाइल किया जा चुका है, या ट्रेडमार्क जो है वेल नोन ट्रेडमार्क है इंडिया में, रजिस्टर इंडिया में है, या इसका रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया अगर फाइल किया गया है, प्लस अगर पब्लिक एट लार्ज उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क दैट इज इन क्वेश्चन को वेल नोन ट्रेडमार्क के रूप में मान रही है तो वो वेल नोन ट्रेडमार्क माना जाएगा। सबसेक्शन 10 कहता है कि रजिस्ट्रार की ये ड्यूटी होगी, वो प्रोटेक्ट करेगा वेल नोन ट्रेडमार्क को एंड दैट वुड बी द प्रोटेक्शन अगेंस्ट आइडेंटिकल और सिमिलर मार्क, प्लस यदि इनके सामने किसी भी तरह का डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट में रजिस्ट्रार इस बात को कंसीडर करेगा कि एप्लीकेंट या अपोनेंट ने बेड फेथ में एप्लीकेशन डाला है। और सबसेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 11 इस बात को कहता है कि यदि कोई ट्रेडमार्क इस एक्ट के आने से पहले गुड फेथ में रजिस्टर करवाया जा चुका है तो उसे इस ग्राउंड पे खारिज नहीं किया जाएगा कि वो इनके साथ इनकंसिस्टेंट है। और सेम चीज हम लोगों ने सेक्शन 26 ऑफ जीआई एक्ट में देखा था। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन 9 और सेक्शन 11 दोनों समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन का, देन इन्फ्रिंजमेंट का, पासिंग ऑफ का, कहाँ से कैसे कैसे क्या क्वेश्चन बनता है। आई होप आपको सेक्शन 11 समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा, इजी है। Thanks for watching video. Stay tuned with me. See you in the next video. Have a nice time.